हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे साइंस का जो पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें हमने पढ़ा है भोजन का मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो भोजन, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ लिया है। तो भोजन के अवयव पढ़े हैं और इसके साथ में इससे होने वाले जो कुपोषण पड़ा, कुपोषण से होने वाले जो रोग हैं, तो प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण है। इनसे होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है। और अगला था रक्तचाप, और किसके बारे में पढ़ा है? रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर। मोटापा पढ़ा है, बीएमआई इंडेक्स। बीएमआई इंडेक्स से क्या करते हैं? मोटापे को मापा जाता है। और रक्तचाप क्या होता है? जो रुधिर की जो वाहिनियाँ होती हैं, उन वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। और रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर जो यंत्र होता है उससे मापा जाता है। इसमें मरकरी जो पदार्थ है वो भरा रहता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 SC/mmHg इसका सामान्य मनुष्य में रक्तचाप का माप होता है। इसमें 120 क्या होता है? इससे सामान्य मनुष्य में कितना होता है जो नॉर्मल पर्सन है? ये सभी बातें हमने पीछे की क्लास में डिस्कस की हैं। इसको एक बार रफली रिवाइज करना है। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। इसमें 120 जो रक्तचाप है वो होता है सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक रक्तचाप। और 80 क्या है यहाँ पे? डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। और मैंने ये भी बताया था सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं। तो सिस्टोलिक रक्तचाप कब होता है? जब हमारा हृदय क्या करता है? संकुचित होता है और धमनियों में रक्त को पंप करता है, प्रवाहित करता है। तो हृदय संकुचन के समय जो रक्तचाप होता है, जब हृदय क्या होता है? संकुचित होता है। तो हृदय संकुचन के समय जो रक्तचाप होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप। और ये हमेशा क्या होता है? इसका मान उच्च होता है। कितना होगा? 90 से 120 के बीच में इसका मान हमेशा पाया जाता है सामान्य मनुष्य में। बाकी इससे कम ज़्यादा हो सकता है रोग होने पर। और डायस्टोलिक रक्तचाप में क्या होता है? जब हृदय क्या होता है? शिथिलित होता है। तो हृदय शिथिलन के समय, जब हृदय संकुचित होने के बाद में शिथिल होता है रेस्ट पोजिशन में, तब क्या होता है? डायस्टोलिक रक्तचाप को मापा जाता है। ये हमेशा निम्न होता है। और इसका मान क्या होता है? जनरली 60 से 80 mmHg के बीच में डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा था। और इसके अलावा है उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप की जो स्थिति है वो मनुष्य में उत्पन्न हो सकती है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जिसको बीपी हाई भी बोलते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? जो सामान्य जो रक्तचाप का मान है उससे क्या हो जाना? रक्तचाप के मान का ज़्यादा हो जाना, अधिक हो जाना क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप इसमें जो धमनियाँ होती हैं उन पे जो डाला गया प्रेशर है, जो दबाव डाला जाता है रक्त के द्वारा, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या कौन कौन से जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पे? तो इसमें जो मनुष्य है जिसमें बीपी हाई हो जाता है उसको क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम या जलन, ये सारी जो क्या होती हैं बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इसका जो रीजन है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा जो वसीय, तेलीय या फिर जंक फूड खाने से उच्च रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में था निम्न रक्तचाप। जब सामान्य रक्तचाप से रक्तचाप का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसे, ये निम्न का मतलब क्या होता है? कम, और उच्च का मतलब है ज़्यादा। तो निम्न में क्या हो जाता है? रक्तचाप का मान सामान्य से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसमें धमनियों पे पड़ने वाला, शिराओं पे पड़ने वाला जो रक्त के द्वारा दबाव है वो भी क्या हो जाता है? उसका मान भी कम हो जाता है। और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? निम्न रक्तचाप ये ज़्यादा हानिकारक होता है उच्च रक्तचाप से भी। तो इसमें जो आवश्यक अंग हैं
तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पे निम्न रक्तचाप का? आवश्यक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क और किडनी, इसको वृक्क बोलते हैं हिंदी में। हृदय, मस्तिष्क और वृक्क जो आवश्यक अंग होते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक अंग हैं, उनमें क्या हो जाता है, निम्न रक्तचाप के कारण ऑक्सीजन, अंगों में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी क्यों होगी? क्योंकि जो रक्त है, ब्लड है, वो क्या करता है, जब हमारे शरीर में धमनियों में शिराओं के द्वारा हमारे शरीर में धमनियों के द्वारा पहुंचाया जाता है शुद्ध रक्त को, तो उसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो शरीर के सभी आवश्यक अंगों को पहुंचाए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन जब निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो रक्त का प्रवाह है शरीर में धमनियों में कम हो जाता है, जिससे आवश्यक अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो जब इनको ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो ये या तो टेम्परेरी क्या करेंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे, या फिर स्थायी रूप से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो या तो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, ये अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। आवश्यक अंग या महत्वपूर्ण अंग क्या करेंगे, कुछ समय के लिए कार्य करना बंद कर देंगे या फिर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये निम्न रक्तचाप का प्रभाव होता है। स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। तो निम्न रक्तचाप की जो स्थिति है ये ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें क्या होता है, जो आवश्यक अंग होते हैं शरीर के, उनको पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व की कमी में ये अंग क्या करेंगे, कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे जो मनुष्य है उसमें ये क्षतिग्रस्त होने पे मृत्यु भी हो सकती है। और इसके अलावा बताया था रक्तचाप को सबसे पहले किसने मापा था? रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये क्या है, रक्तचाप को मापने का यंत्र है। स्फाइग्नोमैनोमीटर या इसको रक्तचाप मापी भी बोला जाता है। रक्तचाप मापी ने स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है कि किसी भी मनुष्य में रक्तचाप कितना है। सबसे पहले रक्तचाप को मापने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम कब? 1733। सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, घोड़े में रक्तचाप को मापा था। सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, घोड़े में रक्तचाप को मापा था। और रक्तचाप को परिभाषित किसने किया? 1983 में कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। इसने कापलन ने 1983 में रक्तचाप को परिभाषित किया और स्टीफन हेल्स ने 1733 में सबसे पहले रक्तचाप को मापा था। किसमें? घोड़े में इसको मापा था। ये हमने पीछे क्लास में डिस्कस कर लिया है रक्तचाप के बारे में। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है विषैले या नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। विषैले जहरीले जो पदार्थ होते हैं शरीर के लिए क्या होंगे, हानिकारक, या फिर नशीले पदार्थ
इनको क्या बोलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस। विषैले या नशीले पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो क्या करते हैं, कुछ लोगों को क्या लगता है कि आनंद की प्राप्ति के लिए ज़रूरी हैं, तो कुछ लोगों को आनंद प्राप्ति का भ्रम उत्पन्न हो जाता है जो लोग इन पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। तो लोग इसका यूज क्यों करते हैं? आनंद प्राप्ति के भ्रम से। आनंद प्राप्ति का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका उपयोग किया जाता है। किस दृष्टि से किया जाता है? आनंद प्राप्त करने की जो भ्रम होता है उसकी दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। तो विषैले पदार्थ हैं, शरीर के लिए क्या होंगे, हानिकारक होता है, इससे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ ऐसा भ्रम होता है। ये शरीर के लिए केवल हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। इसमें पहला पदार्थ नशीला है, गुटखा और तंबाकू। इसके अलावा मदिरा और अफीम, ये कुछ सामान्य पदार्थ हैं, कॉमन, जिनको ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा और भी नशीले या विषैले पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होते हैं। गुटखा जो विषैला या नशीला पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, कृत्रिम सुगंध, खुशबू बोल दो, कुछ धातु के अर्क पाए जाते हैं या उनको टुकड़े भी बोल सकते हैं, और कभी कभी इसमें तंबाकू की कुछ मात्रा भी मिली होती है। ये क्या है, इसके घटक हैं जिनसे मिलकर गुटखा बना होता है। तो गुटखे में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना और कृत्रिम खुशबू मिलाई जाती है, धातु के कुछ टुकड़े, अर्क मिलाए जाते हैं, और तंबाकू के भी कुछ अंश इसमें पाया जाता है। और जितने भी विषैले या नशीले पदार्थ हैं, जैसे गुटखा और जो अन्य भी नशीले पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं, उनकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। उनका उपयोग करने से क्या होता है, बार बार उसका उपयोग करने के बाद में क्या हो जाती है, लत हो जाती है। तो ये एडिक्टिव टाइप के पदार्थ होते हैं जिनके क्या हो जाती है, लत हो जाती है। फिर है गुटखा से होने वाले हानिकारक प्रभाव। अब ये पता है विषैले या नशीले पदार्थ के उपयोग से क्या होगा, शरीर पे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। गुटखा के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? इसमें एक तो कैंसर उत्पन्न हो जाता है गुटखा को चबाने से, इसका उपयोग करने से। मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर या गले में कैंसर हो जाता है। तो ये क्या है, कैंसर जनक है। क्या है, कैंसर जनक है, जिससे मुंह, गला और जीभ का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। साथ में फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, एक रोग होता है गुटखा का नियमित उपयोग करने से, इसका ज़्यादा उपयोग करने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो आपको पूछ सकते हैं
कि गुटखा के उपयोग से, इसके अधिक उपयोग से, नियमित उपयोग से, या डायरेक्टली भी पूछे कि गुटखा के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो आपको कौन सा बताना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है गुटखा के उपयोग से। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में हमारा मुख जो है वो प्रभावित होता है। इसमें जबड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं। अब जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी तो मुंह आसानी से खुल नहीं पाता है, और मुंह को खोलने में क्या आ जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। कौन सा रोग था, सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके उपयोग से होता है, गुटखा के उपयोग से होता है। और इस रोग में क्या हो जाता है, जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे मुंह है खोलने में कठिनाई होती है। अब मांसपेशियों का काम क्या होता है, संकुचन का, शिथिलन का, जिससे हमारा मुख ऐसे खुलता है, मुंह करता है, तो उसमें मांसपेशियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, शिथिलित होती हैं। लेकिन जब जबड़ों की मांसपेशियां, ऊपरी और निचला जबड़ा जो है वो कठोर हो जाएंगी, बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, जिससे हमारा मुख आसानी से खुल नहीं पाता है, मुंह खोलने में क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। कौन से रोग में होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में होता है। ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके सेवन से होता है, गुटखा के सेवन से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और गुटखा में बस इतना ही है, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे कैंसर भी हो सकता है, हानिकारक प्रभाव पूछे तो इसमें ये लिख दोगे, कैंसर होता है। इसके अलावा समाज में जो प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाती है, और आर्थिक हानि भी होती है। ये तो आप सभी में लिख सकते हो, कॉमन है, आर्थिक हानि है, सामाजिक प्रतिष्ठा का नष्ट होना, तो ये कॉमन है, सभी में होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ये सभी नशीले पदार्थों में आ जाता है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोग है इसमें कौन सा है, गुटखा में सब म्यूकस फाइब्रोसिस। फिर अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू जो नशीला या विषैला पदार्थ है वो एक पादप से प्राप्त होता है। तंबाकू के पादप से, उसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम निकोटिना टोबेकम होता है। निकोटिना टोबेकम। निकोटिना टोबेकम पादप की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है। और निकोटिना टोबेकम पादप कौन से कुल का है, कौन सी फैमिली का है, तो इसका कुल क्या होगा, इसका कुल है सोलेनेसी। तंबाकू का पादप या निकोटिना टोबेकम इसका साइंटिफिक नेम है। ये कौन से कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप होता है। इसके बाद में है तंबाकू का एल्केलॉइड कौन सा है, इसमें पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है, तो इसमें उपस्थित हानिकारक पदार्थ जिससे क्या हो जाता है, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। हानिकारक पदार्थ या एल्केलॉइड भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछेंगे तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है या हानिकारक पदार्थ, तो एल्केलॉइड का नाम क्या है, निकोटीन। इसमें निकोटीन नामक एल्केलॉइड उपस्थित होता है, किसमें, तंबाकू में।
और इसकी जो पत्तियां हैं उसमें सामान्यतः 1 से 8% निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसकी मात्रा पूछें, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा कितनी होगी? 1 से 8% तक इसमें निकोटीन जो हानिकारक पदार्थ होता है इसकी मात्रा उपस्थित होती है। तंबाकू कौन से पादप से प्राप्त होता है? निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम पादप कौन से कुल का है? सोलेनेसी कुल का पादप होता है। और इसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ या एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन नामक एल्केलॉइड उपस्थित होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे तंबाकू के हानिकारक प्रभाव। तंबाकू से होने वाले या तंबाकू के हानिकारक प्रभाव, दुष्प्रभाव भी आ सकता है, हानिकारक प्रभाव या दुष्प्रभाव भी इसको बोल सकते हैं। तंबाकू को चबाने से, सामान्यतः तंबाकू को कैसे उपयोग में लिया जाता है? इसको सीधा मुंह में चबाया जाता है और इसके अलावा हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इनमें डालकर भी इसकी धुआं का उपयोग किया जाता है, इसकी धुआं को उपयोग में लिया जाता है। तो इसका पहला हानिकारक प्रभाव क्या हो जाएगा? तंबाकू के उपयोग से मुंह है, जीभ, गला और फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः तंबाकू जब चबाया जाता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट मुंह पे पड़ता है, तो मुख में जीभ का और मुख का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। और जब इसका धुआं जब उपयोग में लिया जाता है बीड़ी, सिगरेट या हुक्के के द्वारा, तो वो धुआं फेफड़ों में चला जाता है और उससे जो हमारा श्वसन अंग फेफड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं और उनमें कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहला गला, मुंह है और फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। और गुटखा खाने से भी कैंसर होता है ना, और तंबाकू से भी क्या हो जाता है? गला, मुंह है, जीभ या फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से या इसके जमाव से, तो इसका निकोटीन का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? हृदय की जो धमनियाँ हैं या रक्त वाहिनियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? उनकी दीवार मोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें निकोटीन नामक जो हानिकारक पदार्थ है वो जमा हो जाता है। और जब धमनियाँ मोटी हो जाएंगी, उनकी दीवार मोटी हो जाएगी, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? ब्लड प्रेशर पे। तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर उच्च हो जाता है और हृदय स्पंदन में भी वृद्धि होती है। तो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से, निकोटीन पदार्थ से क्या हो जाता है? हृदय की धमनियों की दीवार, धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हृदय की धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जब दीवारें मोटी हो जाएंगी तो रक्तचाप उच्च हो जाता है। तो ऐसे लिखोगे कि दीवारें मोटी हो जाती हैं जिसके कारण रक्तचाप उच्च हो जाता है तथा हृदय स्पंदन में भी वृद्धि हो जाती है। स्पंदन या हृदय धड़कन भी लिख सकते हो। हार्ट बीट क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। तथा हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाती है, हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाती है। नॉर्मली जो हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है, उनकी रेट कितनी होती है? सामान्य मनुष्य में 72 पर मिनट होती है। लेकिन तंबाकू के सेवन से क्या हो जाएगी? इस रेट में या इस दर में वृद्धि हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये इसका हानिकारक प्रभाव है।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के द्वारा तंबाकू के सेवन से, इसके उपयोग से क्या हो जाता है, जो भ्रूण होता है, फिटस है, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में भी क्या हो जाती हैं, कमी हो जाती है। तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है या धीमे होता है। गर्भवती महिलाओं में तंबाकू के सेवन से भ्रूण की वृद्धि दर कम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाए, इसका उपयोग किया जाए, इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट भी पड़ता है। एक तो डायरेक्टली होता है जिसके द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाता है, बीड़ी सिगरेट, उनमें भी क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, मान लो उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, स्मोकिंग करता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो उसके पास में जो महिला बैठी हुई है तो उसके शरीर में भी वो धुआं क्या कर जाता है, हवा के द्वारा प्रवेश कर जाता है और उसके शरीर पे भी क्या डालता है, इसका बुरा प्रभाव डालता है। तो भ्रूण की वृद्धि दर कम हो जाती है। कौन कौन सा, तो गला, मुंह, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। और निकोटीन क्या करता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तचाप उच्च हो जाता है और हृदय स्पंदन में भी वृद्धि हो जाती है। और गर्भवती महिलाओं में तंबाकू के सेवन से इसके धुएं को शरीर में प्रवेश करने के बाद में भ्रूण की वृद्धि दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये हो गए तंबाकू के हानिकारक प्रभाव। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, इसके पादप का क्या होता है, निकोटीना टोबेकम, और इसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसमें पाए जाने वाला एल्कलॉइड हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन होता है। और कौन से कुल का पादप है, इसकी फैमिली कौन सी होती है, सोलेनेसी फैमिली। और हानिकारक प्रभाव में से कैंसर उत्पन्न हो जाता है, हृदय की जो धमनियाँ हैं उनकी दीवारें मोटी हो जाएंगी, इससे हृदय का रक्तचाप उच्च हो जाता है और हृदय स्पंदन में भी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में इसके उपयोग से, इसके सेवन से क्या हो जाता है, जो भ्रूण है या जो छोटा बच्चा है उसमें क्या हो जाता है, उसकी वृद्धि दर कम हो जाती है, उसमें वृद्धि में कमी आ जाती है। और अगला जो हानिकारक या विषैला पदार्थ है वो है मदिरा, अल्कोहल, ये भी क्या है, एक नशीला पदार्थ है और नशीले पदार्थ हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। मदिरा में पाए जाने वाला इसका जो घटक है अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या होता है, एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप पाया जाता है, C2H5OH। तो ये OH ग्रुप है इसमें। तो जिस भी केमिकल में OH ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है, लेकिन अल्कोहल अनेक प्रकार के होंगे। इसमें जो एथिल अल्कोहल है उसका उपयोग किया जाता है, मदिरा के रूप में इसका सेवन किया जाता है, ये ड्रिंकेबल है। C2H5O, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी बोल देते हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ये क्या होता है, मदिरा का घटक होता है, मदिरा में ये अल्कोहल पाया जाता है, एथिल अल्कोहल। फिर इसके हानिकारक प्रभाव, मदिरा का घटक क्या हो गया, एथिल अल्कोहल या C2H5OH होता है। कई बार जो विषैली या जहरीली जो होती है मदिरा या अल्कोहल, उसके सेवन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल की जगह क्या बन जाता है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है जो क्या होता है, बहुत ही जहरीला है, विषैला होता है। वैसे तो ये भी हानिकारक है।
इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके हानिकारक प्रभाव अभी देखेंगे। तो मदिरा से क्या हो जाता है, शरीर में नियंत्रण तथा सामंजस्य में कमी आ जाती है। अब देखो मदिरा के उपयोग से क्या होगा, शरीर का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इसके उपयोग से जो व्यक्ति है वो क्या होता है, लड़खड़ा के चलता है, उससे ठीक से चला भी नहीं जाता, क्योंकि उसके शरीर का जो नियंत्रण या सामंजस्य है वो इससे गड़बड़ा जाता है। इसका हानिकारक प्रभाव है। और एक इसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, स्मृति में कमी, स्मृति में कमी, याददाश्त में कमी आ जाती है। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम पे ये क्या डालता है, बैड इफेक्ट डालता है। मदिरा के या एल्कोहल के सेवन से, इसके अधिक सेवन से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं फैटी लिवर डिजीज या वसीय यकृत रोग कहा जाता है। वसीय यकृत या फैटी लीवर। लीवर को प्रभावित करता है। लीवर में कौन सा रोग हो जाएगा, वसीय यकृत रोग हो जाता है। इस वसीय यकृत रोग में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण में कमी आ जाती है। कौन सा रोग होता है, मदिरा के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके बाद में है मदिरा के उपयोग से इसमें क्या पाया जाता है, एल्कोहल पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। और ये एल्कोहल जब रक्त के द्वारा कहाँ पे पहुँचता है, यकृत में या लीवर में पहुँचता है, तो वहाँ पे एक विषैले पदार्थ में बदल जाता है जिसे कहते हैं एसीटेल्डिहाइड। तो एसीटेल्डिहाइड में बदल जाता है, जो क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में पहुंच जाता है, लीवर में, जहां एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल रक्त के प्रवाह के द्वारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, लीवर में पहुँच जाता है, जहाँ पे एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। और ये क्या है, एक विषैला पदार्थ होता है। और इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको जो तंबाकू बताया था, उसमें एक CO2 गैस होती है, वो भी क्या होती है, विषैली। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आप तंबाकू के हानिकारक प्रभाव में ये गैस, इसके बारे में भी लिख सकते हो। तो तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें क्या पाया जाता है, जैसे सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस पाई जाती है। और ये एक विषैली गैस है जो क्या करती है, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उस हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है। और इसकी जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो एक हानिकारक या विषैली गैस होती है जो RBC को
नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आप तंबाकू में लिखोगे। और ये हो गया मदिरा का। इसमें कौन सा पदार्थ होता है? एल्कोहल, जो लीवर में जाने के बाद में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट